मुगल्सों के बारे में गलत इतिहास पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी ने क्लास 12 की हिस्ट्री की बुक से मुगल्स का चैप्टर हटा दिया। हमारी एनसीईआरटी में सारा मुगलों के बारे में ही लिखा है। मुगलों का इतिहास जानबूझकर पढ़ाया गया है। इंडियन हिस्ट्री 3 भागों में डिवाइड है। गुज्जर, प्रतिहार, राजपूत, सेन, चालुक्य। 712 में मुस्लिम आक्रमण भले ही पहली बार हुआ था, लेकिन अरब से पहले ही आ चुके थे। तोमर, चंदेल, परमार, सोलंकी जैसी और भी डायनेस्टी थी, लेकिन इन डायनेस्टी ने खुद को एकजुट नहीं किया। अकबर को महान कहा क्यों जाता है? महाराणा प्रताप जी एक वीर योद्धा थे। तो महाभारत के बारे में ही पढ़ाया जाता है और हमें रामायण के बारे में पढ़ाया जाता है। आज भी पुराना जिले में इसको लेकर खुदाई होती रहती है। ये मुगल शासक और उनके इतिवृत्त इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। मुगलों ने 300 वर्षों तक शासन किया था। विजयनगर साम्राज्य भी था, वहाँ पे मराठा साम्राज्य भी था। गरीब नवाज ने, जो कि अजमेर में जिनकी दरगाह है, इंडियन हिस्ट्री का कबाड़ा मत कीजिए। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तुड़वाया था, तो तुड़वाया था हिस्ट्री बेस्ड ऑन फैक्ट, नॉट इमोशन। हिस्ट्री, आए दिन हम हिस्ट्री के बारे में कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं और सबसे ज्यादा जो चर्चा में इस वक्त वो हिस्ट्री का एक टॉपिक मुगल सबसे ज्यादा चर्चा में है। यहाँ तक कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमें मुगल्सों के बारे में गलत इतिहास पढ़ाया जाता है, बल्कि हमें मुगल्स के बारे में ही इतिहास में सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है। ये मुद्दा और गर्म तब हो गया जब एनसीईआरटी ने क्लास 12 की हिस्ट्री की बुक से मुगल्स का चैप्टर हटा दिया। ये सबके लिए बहुत शॉकिंग था और उस टाइम मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था, लेकिन फिर मैंने इस पर बहुत अच्छे से रिसर्च की और पता लगाया कि आखिर ये चैप्टर्स हटाया क्यों गया है और जो चैप्टर हटाया है उसमें है क्या। और क्या सच में हमें सिर्फ मुगलों का इतिहास ही पढ़ाया जाता है? क्या हमारी एनसीईआरटी में सारा मुगलों के बारे में ही लिखा है? क्या कोई भी इतिहासकार बस ऐसे ही इतिहास लिख देता है या उसके पीछे बहुत सारे तर्क ढूंढता है? इसे जानने के लिए मेरी ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। जब एक इतिहासकार इतिहास लिखता है तो उसके पास 2 सोर्स होते हैं, एक लिटरेचर सोर्स और दूसरा आर्कियोलॉजिकल सोर्स। लिटरेचर सोर्स से ज्यादा बिलीव आर्कियोलॉजिकल सोर्स पे किया जाता है, क्योंकि लिटरेचर सोर्स में कुछ कहानियां भी लिखी होती हैं, लेकिन हमेशा कहानी हो ऐसा जरूरी नहीं है। आज हम जब कई सोशल प्लेटफॉर्म्स में इतिहास के बारे में सुनते हैं तो मुगल्स के इतिहास के ऊपर हमें एक नेगेटिविटी दिखाई जाती है और कहा जाता है कि हमें सिर्फ मुगलों का इतिहास जानबूझकर पढ़ाया गया है, जानबूझकर ऐसा किया गया है। हमारा जो इतिहास है यानी कि इंडियन हिस्ट्री 3 भागों में डिवाइड है। फर्स्ट एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें हमें प्राचीन भारत के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसमें हमें मुगलों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, फुल प्राचीन भारत के बारे में ही पढ़ाया जाता है। क्लास 12 में भी है ये, और इसके अलावा स्टोरीज भी इस पर लिखते हैं। इसके अलावा हमें मिडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाता है। इस मिडिवल हिस्ट्री का एक पार्ट है मुगल्स, लेकिन इस मिडिवल हिस्ट्री में हमें सिर्फ मुगलों के बारे में पढ़ाया जाता है ऐसा नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें सिर्फ मुगलों के बारे में पढ़ाया जाता है, वो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखें। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि मिडिवल हिस्ट्री की शुरुआत 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। मौर्य एम्पायर के बाद भारत में कोई भी साम्राज्य ऐसा नहीं हुआ जो पूरे भारत को एकजुट करके रख सके। सारे साम्राज्य छोटी छोटी रियासतों में बट गए थे। इसलिए जब मिडिवल हिस्ट्री हमारी शुरू होती है तो हमें उन छोटे साम्राज्य के बारे में बताया जाता है, जिसमें कोई भी मुस्लिम साम्राज्य नहीं है, सारे हिंदू साम्राज्य हैं। गुज्जर, प्रतिहार, राजपूत, सेन, चालुक्य, इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन इन सबकी जो डायनेस्टी थी वो पूरे इंडिया पे नहीं थी, छोटी साम्राज्यों में बटी हुई थी। इसी समय हमें दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ाया जाता है, जो कि एक हिंदू कम्युनिटी से जुड़ी हुई कम्युनिटी ही थी, यानी कि हिंदू साम्राज्य ही था, कोई मुस्लिम साम्राज्य या विदेशी साम्राज्य नहीं था। लेकिन ये जो सारे साम्राज्य थे ये भारत को एकजुट नहीं कर पाए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इन्होंने अपनी छोटी डायनेस्टी बना ली थी, जिसकी वजह से भारत एक नहीं हो पाया, एकता में शामिल नहीं हो पाया। जब 712 में पहली बार भारत में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब का आक्रमण हुआ, यानी कि मुस्लिम आक्रमण हुआ, तब अरबों ने अपने आप को यहाँ पे स्थापित नहीं किया, बल्कि वो लूटे और चले गए। लेकिन उस समय क्या 712 में ही मुस्लिम आ गए थे? 712 में मुस्लिम आक्रमण भले ही पहली बार हुआ था, लेकिन अरब उससे पहले ही आ चुके थे, क्योंकि वो दक्षिण में यानी कि केरला साइड से अरब और केरला के जो व्यापारी थे आपस में व्यापार करते थे। इसी वजह से 629 में केरला में पहली मस्जिद भी बन चुकी थी। अरबों के आने के बाद यहाँ पे तुर्क आए और तुर्कों ने इस साम्राज्य पे ना आक्रमण किए, बल्कि उन्होंने अपनी यहाँ पे डायनेस्टी भी स्थापित की और पहली मुस्लिम डायनेस्टी की भारत में स्थापना हो गई 1206 में।
जब यहाँ पे तुर्कों ने आक्रमण किया तो सबको पता है कि मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान से। पर उस टाइम पे सिर्फ चौहान डायनेस्टी नहीं थी, उस टाइम पर तोमर, चंदेल, परमार, सोलंकी जैसी और भी डायनेस्टी थी। लेकिन इन डायनेस्टी ने खुद को एकजुट नहीं किया, बल्कि पृथ्वीराज चौहान अकेले मोहम्मद गौरी से लड़े, जिसकी वजह से वह उस युद्ध में हार गए, दूसरे युद्ध में। लेकिन पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ही जीते थे। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रही हूँ कि कौन सा राजा कब आया था, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि मध्यकालीन में मुगल्स का क्या रोल है और मुगल्स की हिस्ट्री को ही क्यों पढ़ाया जाता है, या फिर मध्यकालीन भारत में हमें मुस्लिम की हिस्ट्री को ज्यादा क्यों पढ़ाया जाता है। 1206 में स्थापना हुई स्लेव डायनेस्टी की। उसके बाद मुस्लिम डायनेस्टी ही आती रही। खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, ये सारी डायनेस्टी नॉर्थर्न इंडिया में थी। पूरी डायनेस्टी नॉर्थर्न इंडिया में फैल चुकी थी। जहां पे छोटे छोटे राजा थे, उन सबको उन्होंने इसमें मिला लिया था। इस वजह से ये डायनेस्टी जो भारत में डायनेस्टी थी, छोटी छोटी डायनेस्टी थी, उनसे थोड़ी बड़ी हो गई। 1526 में बाबर आया। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया तो उस टाइम पे बाबर के हाथों में कुछ भी नहीं। अब आते हैं मुगल्स, और ये सारी कहानी मुगल्स पर ही आकर अटक जाती है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो होती है अकबर से। अकबर को महान कहा क्यों जाता है? अकबर को हुमायूं ने ऐसा साम्राज्य नहीं दिया था जो पूरी तरह से स्थापित हो या पूरी तरह से अच्छे से चल रहा हो। अकबर 13 साल की उम्र में राजा बन जाता है, तो वो एक ऐसे साम्राज्य मिलता है जो बहुत संघर्षों में होता है। लेकिन फिर भी अकबर उस साम्राज्य को अपने आखिरी समय तक इतना फैला लेता है कि नॉर्थर्न इंडिया में और नॉर्थर्न इंडिया के आसपास के सारे स्टेट्स में, अगर हम पाकिस्तान देखें आज का, अफगानिस्तान देखें आज का, तो यहाँ पे बहुत सारे हिस्से मुगल साम्राज्य में शामिल हो जाते हैं। और एक राजा भावनाओं में बहकर राजा नहीं बनता, या भावनाओं में बहकर बादशाह नहीं बनता। एक राजा महान तब बनता है जब अपनी डायनेस्टी को जितनी है उससे कई ज्यादा फैला लेता है। अगर हम अकबर के साम्राज्य की बात करें तो अकबर के साम्राज्य में ऐसे रिफॉर्म्स हुए थे जिनके उदाहरण सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नहीं मिलते हैं। मनसबदारी व्यवस्था, अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो इस व्यवस्था के बारे में जरूर पढ़ा होगा। व्यवस्था के उदाहरण ना तो भारत में मिले हैं और ना ही विदेशों में मिले हैं। अगर हम बात करें महाराणा प्रताप से अकबर के युद्ध की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि महाराणा प्रताप जी एक वीर योद्धा थे, क्योंकि जहां अकबर के काल में सब अकबर के साम्राज्य से जुड़ रहे थे, वहां महाराणा प्रताप एक अकेले थे जो इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि वह अकबर, जो कि एक विदेशी शासक है, उसके आगे झुके। इसलिए वह अपने आप में एक बहुत बड़े वीर योद्धा थे। लेकिन हम साम्राज्य को लेकर बात करें तो अकबर का साम्राज्य महाराणा प्रताप के साम्राज्य से कई गुना ज्यादा बड़ा था, क्योंकि महाराणा प्रताप जी का साम्राज्य सिर्फ मेवाड़ पर था, जबकि अकबर का बहुत बड़ा साम्राज्य था और नॉर्थर्न इंडिया के बहुत सारे भागों को घेरता था। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ में रिफॉर्म्स किए होंगे, लेकिन अकबर ने हिंदू मुस्लिम सबके बारे में सोचकर रिफॉर्म्स किए थे। इस पर बहुत सारे राइटर्स ने लिखा है। इवन सतीश चंद्र की बुक में ये भी लिखा है कि अकबर ने जो रिफॉर्म्स किए थे उसकी रसीदें आज भी संग्रहालयों में स्थापित हैं। अब बात करते हैं एनसीईआरटी में मुगलों के चैप्टर्स की। क्या हमें एनसीईआरटी में मुगलों के ही चैप्टर को पढ़ाया जाता है? अगर हम ये देखेंगे तो ऐसा नहीं है। क्लास 6 की एनसीईआरटी में हमें सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाता है। एंशिएंट हिस्ट्री में सारी एंशिएंट हिस्ट्री आती है और फिर हड़प्पा सभ्यता पर हमारी शुरुआत होती है और गुप्तोत्तर पर जाके वो खत्म होता है। उसमें हमें महाभारत के बारे में पढ़ाया जाता है और हमें रामायण के बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन हाँ, महाभारत से रिलेटेड हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बहुत कम मिले हैं या शायद ना के बराबर मिले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पे काम नहीं हो रहा है, इस पे खुदाई जारी है। आज भी पुराना किले में इसको लेकर खुदाई होती रहती है। लेकिन जो हिस्टोरियंस है वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पे ज्यादा बिलीव करते हैं लिटरेचर एविडेंस की जगह। यही कारण है कि मुगलों के हिस्ट्री को हम ज्यादा अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मुगलों का आर्किटेक्चर जगह जगह फैला हुआ है। जहां उनकी डायनेस्टी रही है वहां मुगलों का आर्किटेक्चर रहा है। इसके अलावा हमें जब मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है तो क्लास 7th में पढ़ाया जाता है, और उस क्लास 7th में हमें मिडिवल हिस्ट्री में सीधा मुगलों के बारे में नहीं पढ़ा दिया जाता है, बल्कि हमारी शुरुआत हमारे ही भारत से होती है। क्लास 8 में जो मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है वो सीधा अंग्रेजों से शुरू हो जाती है। इसके बाद हमें 9th और 10th में इंडियन हिस्ट्री को नहीं पढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं क्लास 12 जिसमें सबसे ज्यादा बवाल हुआ। अगर हम 12th की हिस्ट्री की बात करें तो 12th की हिस्ट्री 3 भागों में डिवाइडेड है। पहले भाग में हमें एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाता है जिसमें केवल 4 चैप्टर हैं। लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री सिर्फ 4 चैप्टर के लिए नहीं बनी है। एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत कुछ है
और इस वाली बुक में मुझे ये कमी लगी कि इस बुक में हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत कम पढ़ाया गया है। इस पार्ट में हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत कम पढ़ाया गया है। आई थिंक उसका ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि मौर्य साम्राज्य भी ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पर था। इसके अलावा हमारा सेकंड पार्ट आता है, तो जो सेकंड पार्ट आता है उस सेकंड पार्ट में हमें मिडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाता है, और इस मिडिवल हिस्ट्री का ही पार्ट है मुगल साम्राज्य। अगर हम देखें कि एनसीईआरटी ने चैप्टर 9 को हटाया है, मुगल शासक और इतिवृत्त, तो मुझे लगता है कि इस चैप्टर का इस मिडिवल हिस्ट्री में कोई काम भी नहीं था। ये चैप्टर 8 जिसमें लिखा है कि मुगलों ने क्या रिफॉर्म्स किए थे, किसानों के साथ क्या रिफॉर्म्स किए थे, या मुगलों ने क्या क्या व्यवस्था अपनाई थी, इस चैप्टर को एनसीईआरटी ने रहने दिया है। और ये चैप्टर 9 चैप्टर से ज्यादा जरूरी है, इसलिए आप अफवाह पर मत जाइए कि मुगलों को हटा दिया गया है, मुगलों को हटा दिया गया है। मैंने अच्छे से इस पर रिसर्च की, मुगलों को नहीं हटाया गया है, जो एक्स्ट्रा था उसको हटा दिया गया है, क्योंकि मुगल शासक और उनके इतिवृत्त इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मुगल के रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। और एंशिएंट हिस्ट्री में चैप्टर जो 4 दे रखे हैं उसमें काफी डिटेल दे रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें मौर्य साम्राज्य का थोड़ा और डिटेल्स होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि हमें सिर्फ मुगलों के बारे में ही पढ़ाया जाता है। मुगलों ने 300 वर्षों तक शासन किया था, और ये 300 वर्षों में हमें इंडियन हिस्ट्री को पढ़ाया जाता है। अब इस इंडियन हिस्ट्री में मुगल्स का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन सिर्फ मुगल्स का रोल ही नहीं था, वहां पे विजयनगर साम्राज्य भी था, वहां पे मराठा साम्राज्य भी था, वहां पे और भी साम्राज्य थे, और उनको जोड़कर ही हमें मुगल्स के बारे में पढ़ाया जाता है, सिर्फ मुगल्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। और जहाँ एंशिएंट हिस्ट्री को हमें पढ़ाया जाता है, वहां पे हमें एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन भारत के बारे में पढ़ाया जाता है। प्राचीन भारत में हमें बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। प्राचीन भारत में हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ाया जाता है, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ाया जाता है, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ाया जाता है। उसके अलावा छोटे छोटे से साम्राज्य हैं, चौहान, परमार, प्रतिहार, गुज्जर, राजपूत, चंदेल, सोलंकी, हमें इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन ये छोटे साम्राज्य थे, छोटे वक्त के लिए थे, इसलिए उसको इतना डिटेल में नहीं दिया जाता है। और मॉडर्न हिस्ट्री में हमें अंग्रेजों के बारे में पढ़ाया जाता है। अंग्रेजों ने भी 200 वर्षों तक शासन किया था, तो उन 200 वर्षों में हमें इंडियन हिस्ट्री को पढ़ाया जाता है। उस इंडियन हिस्ट्री का एक पार्ट था ब्रिटिश, और उन ब्रिटिश के बारे में हमें पढ़ाया जाता है। ब्रिटिश ने वैसे तो कोई खास रिफॉर्म्स किए नहीं है इंडिया में, लेकिन फिर भी हमें उनको पढ़ना होता है, समझना होता है, क्योंकि आज जो हम हैं वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश की वजह से ही हैं, क्योंकि ब्रिटिश ने आगे हमारे ऊपर हुकूमत की, देन उसके बाद हमने चेंजेस किए। इसलिए इंडियन हिस्ट्री का कबाड़ा मत कीजिए। इंडियन हिस्ट्री में जो कुछ पढ़ाया गया है, जो कुछ लिखा गया है, वो तथ्यों से परे नहीं है, तथ्यों पर ही लिखा गया है। अकबर ने रिफॉर्म्स किए थे तो अकबर ने रिफॉर्म्स किए थे। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तुड़वाया था तो तुड़वाया था। महमूद गजनबी ने 16 मंदिरों को लूटा था तो लूटा था। लेकिन सूफीवादियों ने यहाँ पे इस्लाम बहुत प्रेम और मोहब्बत से फैलाया था। ख्वाजा गरीब नवाज ने, जो कि अजमेर में जिनकी दरगाह है, निजामुद्दीन औलिया ने यहाँ पे प्रेम के साथ इस्लाम फैलाया था। जब यहाँ पे अकबर का युग था तब यहाँ पे कबीर, नानक जैसे सोसाइटी रिफॉर्मर्स हुए, जिन्होंने बहुत अच्छे से रिफॉर्म किया और जो मिलजुल कर रहे थे। तो जो रियलिटी है उस रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए, उस रियलिटी को ये मत कहिए कि झूठ है, बिकॉज हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन फैक्ट नॉट इमोशंस।